नमस्कार। इस वीडियो में हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में शोध प्रविधि को पढ़ने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 6 का विषय है। इस वीडियो में हम इसके यूनिट 2 को पढ़ेंगे। यूनिट 1 की वीडियो इससे पहले आ चुकी है। यूनिट 2 में हमें प्रमुख शोध पद्धतियां पढ़ना है, जिसमें हमें भाषा वैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, तुलनात्मक शोध पद्धति और पाठ्यालोचन शोध पद्धति को पढ़ना है। तो हम बारी बारी से इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको शोध के बारे में बताया था कि शोध वह प्रक्रिया है जिस माध्यम से हम गहन अध्ययन करके, किसी वैज्ञानिक अध्ययन करके किसी तथ्य को जानते हैं, किसी नए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं या फिर पुराने निष्कर्षों का सत्यापन करते हैं। इस वीडियो में हम शोध की प्रमुख पद्धतियों को देख रहे हैं, जिसमें हमें भाषा वैज्ञानिक शोध, समाजशास्त्रीय शोध, मनोवैज्ञानिक शोध आदि को पढ़ना है। इससे जो आपके प्रश्न आएंगे, इसमें से कोई दो टॉपिक दे देगा आपके यूनिट 2 में से, और उस पर आपको लिखना होगा। तो जैसे अगर आपको आ गया कि भाषा वैज्ञानिक शोध पद्धति और मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति पर बताइए, तो मैं सभी का संक्षिप्त परिचय, आपको संक्षिप्त नहीं मतलब इसका विश्लेषण आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। आपके परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो आप वो दोनों को लिख सकते हैं। सबसे पहला है भाषा वैज्ञानिक शोध पद्धति। भाषा वैज्ञानिक शोध पद्धति वह विधि है जिसमें साहित्य या भाषा का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इसमें भाषा की ध्वनियों, शब्दों, वाक्य संरचनाओं और अर्थों का क्रमबद्ध और तर्कसंगत विश्लेषण किया जाता है। यह पद्धति भावना या अनुमान पर नहीं, बल्कि तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होती है। जैसे विज्ञान में प्रयोगशाला में जांच होती है, उसी प्रकार जब हमें भाषा की जांच करनी होती है, भाषा का अध्ययन करना होता है, भाषा पे शोध करना होता है, साहित्य पे शोध करना होता है, तो इसे हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। भाषा विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र को देखें तो इसके प्रमुख क्षेत्र है ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान और व्युत्पत्ति विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में हम किसी भाषा की ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, जैसे क, च, प, ट, ये अलग अलग ध्वनियाँ हैं हिंदी की। तो हम इनका अध्ययन करते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, या फिर इनमें किस तरह से उच्चारण में परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, किन किन भाषाओं में ये ध्वनियाँ समान रूप से प्रयोग में होती हैं। तो ध्वनियों के आधार पर जब हम शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो ये ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि भाषा विज्ञान की शाखा है। फिर रूप विज्ञान है, इसमें शब्दों की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय मिलने से जो अर्थों में परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी का अध्ययन हम रूप विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैसे पढ़ धातु में ना प्रत्यय मिलने से पढ़ना क्रिया बन गई। तो इस तरह से जब हम अध्ययन और शोध कार्य करते हैं, तो ये रूप विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि भाषा विज्ञान का भाषा वैज्ञानिक पद्धति का ही एक क्षेत्र है। फिर वाक्य विज्ञान है, जिसमें वाक्य संरचना का अध्ययन होता है। जैसे हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है, लेकिन अंग्रेजी में क्रिया जो है वो वाक्य के बीच में ही आती है। तो इस प्रकार से हम वाक्य विज्ञान के अंतर्गत शोध कर सकते हैं विभिन्न भाषाओं का, या फिर वाक्य संरचना का भी कर सकते हैं एक ही भाषा में, तो वाक्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर अर्थ विज्ञान है, जिसमें शब्द और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। शब्दों के अर्थ समय समय पर बदलते रहे हैं, तो इसका अध्ययन, इसका शोध कार्य जो है वो अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि भाषा विज्ञान, भाषा वैज्ञानिक पद्धति का एक क्षेत्र है। उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है कि आर्य शब्द पहले श्रेष्ठ के लिए उपयोग होता था, लेकिन आज ये रूढ़ हो गया है और ये एक जाति सूचक, जाति विशेष के लिए प्रयोग होता है आर्य। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द कहाँ से, शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उसके आधार पर भी शोध कार्य होते हैं। जैसे हिंदी में एक शब्द है आग, तो इसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है, तत्सम तद्भव आदि इसमें जब हम पढ़ते हैं तो वे उत्पत्ति के विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जो कि भाषा विज्ञान का एक क्षेत्र है।
भाषा वैज्ञानिक शोध की विधियों की देखें तो इसमें तुलनात्मक ऐतिहासिक विधि है। इसमें भाषा परिवार की विभिन्न भाषाओं की तुलना की जाती है। जैसे इंडो आर्यन भाषा परिवार है, इसमें संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, मराठी, इन सभी भाषाओं के बीच तुलना करके उनके विकास को क्रम को पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से तुलनात्मक पद्धति है, तुलनात्मक विधि है। फिर वर्णनात्मक विधि है, किसी भाषा की वर्तमान में क्या स्थिति है इसका वर्णन करने के लिए वर्तमान अवस्था और तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्षेत्र कार्य विधि है, यानी फील्ड वर्क, किसी क्षेत्र में कौन सी बोली, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो वहाँ जाकर जब आप फील्ड वर्क में हम करते हैं तो वो भी एक विधि है। हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि इतने लोग इस भाषा को बोलते हैं, इस तरह से। फिर हिंदी शोध में अगर हम भाषा वैज्ञानिक प्रविधि की उपयोगिता की बात करें तो इससे हम पुराने हिंदी ग्रंथों की भाषा का विश्लेषण कर सकते हैं, अभ्रंश से हिंदी के विकास का अध्ययन कर सकते हैं। फिर हिंदी की विभिन्न बोलियों, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि का तुलनात्मक अध्ययन भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। फिर किसी कवि या लेखक की भाषागत विशेषताओं की जांच हम भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई शोधार्थी कबीर की भाषा का अगर भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करे तो कबीर की रचनाओं में प्रयुक्त ध्वनियों का विश्लेषण करेगा, उनके शब्दों की व्युत्पत्ति को खोजेगा, जैसे उनकी शब्दोत्करी भाषा है तो इन सब का अध्ययन करेगा। वो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसके भाषा की संरचना पर अध्ययन करेगा, उनकी भाषा में कौन कौन से और भाषाओं के जो शब्द का प्रयोग है उन सभी का अध्ययन करेगा, वाक्य संरचना का विश्लेषण करेगा। तो इस तरह से भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति है। फिर दूसरी पद्धति है समाजशास्त्रीय शोध पद्धति। समाजशास्त्रीय शोध पद्धति में साहित्य को समाज का दर्पण के रूप में देखा जाता है। इस पद्धति की मान्यता है कि कोई भी साहित्यकार समाज से अलग नहीं होता है, वह जो लिखता है उस पर उसके समय का, समाज, उसकी आर्थिक स्थिति, उसका वर्ग, उसका धर्म और उसके सामाजिक अनुभव सभी का प्रभाव पड़ता है। इस पद्धति में शोधार्थी यह जांचता है कि साहित्य में समाज कैसे प्रतिबिंबित होता है, सामाजिक परिस्थितियों ने साहित्य को कैसे प्रभावित किया है, साहित्य ने समाज को कैसे बदला है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम समाजशास्त्रीय पद्धति के द्वारा करते हैं। समाजशास्त्रीय शोध के कुछ प्रमुख क्षेत्र यहाँ बताए गए हैं, जिसमें वर्ग और साहित्य है। हम साहित्य के माध्यम से वर्ग संघर्ष को देखते हैं, जिसमें हम निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में ये तुलना करते हैं, उनका पृथक्करण करते हैं कि किस रचना में कौन से वर्ग को अभिव्यक्ति मिली है। इस प्रकार से मार्क्सवादी दृष्टिकोण से यह देखा जाता है कि किस रचना में किस वर्ग की पीड़ा, संघर्ष या जीवन दृष्टि अभिव्यक्त हुई है। प्रेमचंद का साहित्य इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है, जिसमें किसान, मजदूर, दलित वर्ग का जीवन चित्रित है। फिर इसमें समाजशास्त्रीय पद्धति में हम ये भी अध्ययन करते हैं कि साहित्य में कौन सा वर्ग है जो वंचित रहा है, जो हास्यकृत रहा है, जो कि जिसकी आवाज़ को अभिव्यक्ति नहीं मिल सकी, कम मिली। जैसे स्त्री को हम साहित्य में देखें, दलित को देखें, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर राष्ट्रीयता और साहित्य भी इसका क्षेत्र है, जिसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन के काल में साहित्य में राष्ट्रीय चेतना जगाने में क्या भूमिका निभाई साहित्य ने उस समय, इस तरह के शोध कार्य इसके माध्यम से करते हैं। फिर धर्म और समाज है, जैसे भक्ति काल के साहित्य में धार्मिक और सामाजिक चेतना का संबंध कैसा रहा, यह समाजशास्त्रीय शोध का विषय है। समाजशास्त्रीय शोध की विधियों को देखें तो इसमें सर्वेक्षण किया जाता है, किसी समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है। साहित्य का अध्ययन किया जाता है कि इसमें कहाँ से कौन से किस वर्ग को अभिव्यक्ति मिली है,
इस प्रकार से साक्षात्कार विधि है, हम प्रत्यक्ष बातचीत से सामाजिक तथ्य जुटाते हैं। फिर परीक्षण विधि है, किसी समुदाय के बीच जाकर उनके बीच रहकर हम अनुभव के माध्यम से अवलोकन करते हैं और प्राप्त करते हैं वहाँ किस प्रकार से कौन से वर्ग की अभिव्यक्ति ज़्यादा मिली है। फिर ऐतिहासिक और सामाजिक विधि है कि किसी काल विशेष की सामाजिक परिस्थितियों को उस काल के साहित्य से जोड़कर देखा जाता है। समाजशास्त्रीय प्रविधि की हिंदी में अगर उपयोगिता की बात करें तो प्रेमचंद के उपन्यासों में किसान जीवन का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जा सकता है। दलित हिंदी में दलित आत्मकथाओं का सामाजिक विश्लेषण किया जा सकता है। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी कविता में राष्ट्रीय चेतना का अध्ययन किया जा सकता है इसके माध्यम से। भक्ति में सामाजिक विद्रोह की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से हम खोज सकते हैं। इस प्रकार इसका उदाहरण देखें तो प्रेमचंद के उपन्यासों में किसान जीवन पर समाजशास्त्रीय शोध में शोधार्थी उस काल की किसानों की आर्थिक और सामाजिक दशा का अध्ययन करेगा। प्रेमचंद की रचनाओं में इस दशा के चित्रण का विश्लेषण करेगा और यह देखेगा कि साहित्य ने समाज सुधार में क्या भूमिका निभाई है। इसके बाद तीसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति। मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति में साहित्य को मानव मन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इसमें यह जांचा जाता है कि लेखक ने जो लिखा है उसके पीछे उसकी मानसिक अवस्था क्या थी। रचना के पात्रों का मनोविज्ञान क्या है। पाठक जब उस रचना को पढ़ता है तो उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है। यह पद्धति मुख्यतः सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत और कार्ल यूंग के सामूहिक अचेतन के सिद्धांत और अब्राहम मैक्सवेल की आवश्यकता सिद्धांत पर आधारित है। फ्रायड का अचेतन मन का सिद्धांत है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य के व्यवहार और अभिव्यक्ति का बड़ा हिस्सा उसके अचेतन मन से संचालित होता है। साहित्य में सभी लेखक की दमित इच्छाएं, भय, कुंठाएं और अगाध प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त होती है। यानी अगर लेखक के जीवन में कोई घटनाएं घट रही है तो उसका जो उसके मनोविज्ञान पर जो प्रभाव पड़ता है वो उसके साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। यदि कोई कवि बार बार मृत्यु, अंधकार, अकेलेपन के बिंबों का प्रयोग करे तो मनोवैज्ञानिक शोधार्थी यह जांचेगा कि उसके जीवन में कोई आघात या दमित पीड़ा तो नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें मनोवैज्ञानिक शोध मनोविश्लेषणवाद के माध्यम से किया जाता है। यूंग का सामूहिक अचेतन का सिद्धांत है। यूंग के अनुसार कुछ प्रतीक और कुछ बिंब सभी मनुष्य के अचेतन में समान रूप से रहते हैं, जैसे माँ, नायक, मृत्यु, पुनर्जन्म, ये सब सभी में समान रूप से देखने को मिलता है। इन्हें आर्कीटाइप कहते हैं। साहित्य में इन प्रतीकों की पहचान और विश्लेषण मनोविज्ञान शोध का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर इडिपस ग्रंथि है। फ्रायड का यह सिद्धांत साहित्यिक पात्रों में माँ बाप के प्रति असामान्य भावनाओं के विश्लेषण को उपयोगी है। इसके बाद मनोवैज्ञानिक शोध के प्रमुख क्षेत्रों को देखते हैं। इसमें लेखक का मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। लेखक के जीवन के आघात, दमित इच्छाएं और उसकी मानसिक अवस्थाओं तथा उसकी रचनाओं में ये सारी जो उसकी दमित इच्छाएं हैं किस प्रकार से प्रकट हो रही है, इसके लिए लेखक की जीवनी, पत्र और उसके डायरी का विश्लेषण किया जाता है। फिर इसके क्षेत्र में दूसरा है पात्रों का मनोविज्ञान, यानी उपन्यास या नाटक का जो पात्र है वह किस प्रकार से निर्णय लेता है, उसके निर्णय और संघर्ष का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। जैसे प्रेमचंद के गोदान में होरी नाम का जो नायक है उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्यों हर बार हार जाता है वह, इसका अध्ययन किया जा सकता है।
फिर प्रतीकों का विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे रचना रचना में कोई प्रयुक्त प्रतीकों का मनोवैज्ञानिक अर्थ खोजा जा सकता है। फिर सृजन प्रक्रिया का मनोविज्ञान देखा जा सकता है कि लेखक जो है किस मानसिक अवस्था में रहकर वह रचना करता है। मनोवैज्ञानिक शोध की सीमाओं की बात करें तो यह पद्धति उपयोगी होते हुए भी कुछ सीमाओं से बंधी हुई है। यह बहुत व्यक्तिनिष्ठ हो जाती है। एक ही रचना के अलग अलग मनोवैज्ञानिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। जिस लेखक के जीवन की पर्याप्त जानकारी न हो उस पर यह पद्धति सफलतापूर्वक लागू नहीं होती। साहित्य को केवल मनोविज्ञान से देखना उसके अन्य पक्षों जैसे सामाजिक ऐतिहासिक को अनदेखा कर देना है। हिंदी में अगर मनोवैज्ञानिक शोध की उपयोगिता की बात करें तो छायावादी कवियों जैसे महादेवी वर्मा की रचनाओं में वेदना और एकांकीपन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। हिंदी उपन्यासों के पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। फिर हिंदी की मनोविश्लेषणवादी कहानियों का अध्ययन जैसे इलाचंद्र जोशी की कहानियों आदि का अध्ययन इस कसौटी पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति को देखा। अब हम तुलनात्मक शोध पद्धति को देखते हैं। तुलनात्मक शोध पद्धति वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक साहित्यकारों, लेखकों, रचनाओं, युगों, प्रवृत्तियों की आपस में तुलना करके उनकी समानताएं और उनकी भिन्नताएं स्पष्ट की जाती है। यह पद्धति केवल यह नहीं समझती है कि इसे ये इन दोनों में तुलना करें तो यह बेहतर है या ये ऐसा है ये वैसा है, बल्कि ये सतही निर्णयों से ऊपर उठकर इसका उद्देश्य होता है कि तुलना के माध्यम से दोनों विषयों को गहराई से समझना और उसको नए निष्कर्षों तक पहुंचाना। इसके स्तर को देखें तो इसमें एक भाषा में तुलना हो सकती है, दो भाषा में तुलना हो सकती है, भारत और विदेशों के साहित्य में तुलना हो सकती है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग प्रकार से तुलना हो सकता है। जैसे हम एक भाषा में कहें तो हिंदी में ही दो उपन्यासकारों की तुलना कर सकते हैं, दो प्रवृत्तियों की तुलना कर सकते हैं, दो लेखकों की दो रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर, कालों के आधार पर तुलना कर सकते हैं। दो भाषाओं की बात करें तो हिंदी और बांग्ला साहित्य में उपन्यास को देख सकते हैं। फिर हिंदी और मराठी साहित्य में संत काव्य परंपरा को इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। फिर भारतीय और विदेशी साहित्य में भी तुलना की जा सकती है। जैसे प्रेमचंद और मैक्सिम गोर्की जो कि रशिया के वो नोबलिस्ट है, तो इन दोनों के बीच जो यथार्थवाद दोनों के उपन्यासों में मिलता है, तो इसकी तुलना हम कर सकते हैं। तुलनात्मक शोध की विधि को देखते हैं। इसमें सबसे पहले तुलना का आधार निश्चित करना होता है। तुलना किस बिंदु पर हो रही है यह पहले से तय करना होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैक्सिम गोर्की और प्रेमचंद के यथार्थवाद की तुलना करेंगे, तो यहाँ यथार्थवाद पहले से तय है उनकी रचनाओं में यथार्थवाद। तो इस तरह से विषय वस्तु पहले से तय होना चाहिए, तुलना का आधार तय होना चाहिए। भाषा पर, विषय वस्तु पर, शिल्प पर या विचारधारा पर हमें किस विषय पर तुलना करनी है यह पहले से निर्धारित होना चाहिए। फिर दूसरी विधि है इसकी कि समान स्तर पर तुलना करनी चाहिए। असमान चीज़ों की तुलना अर्थहीन हो जाती है। जैसे अगर हम कविता और कहानी की तुलना करें तो दोनों अलग अलग विधा है, दोनों की भाषा अलग अलग होगी। तो हम कहानी में अलंकार खोजने लग जाए तो यह कोई तर्क नहीं होगा, अर्थहीन हो जाएगा ये इस प्रकार की तुलना। यानी समान स्तर की चीज़ों की तुलना करनी चाहिए। एक महान लेखक की तुलना एक सामान्य लेखक से नहीं की जा सकती। फिर शोधार्थी को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। तुलना में यह पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि एक अवश्य श्रेष्ठ है और दूसरा हीन है। दोनों ही निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ दोनों की तुलना करनी चाहिए। किसी को श्रेष्ठ मानकर पहले से अवधारणा बना के नहीं। फिर इसके बाद दोनों विषय का गहरा ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हिंदी और बांग्ला साहित्य की तुलना करनी है तो दोनों भाषाओं और दोनों साहित्यों का पर्याप्त ज्ञान होना अनिवार्य है।
फिर तुलनात्मक शोध के प्रमुख संप्रत्यय हैं, जैसे प्रभाव अध्ययन। एक साहित्य ने दूसरे साहित्य को कितना और कैसे प्रभावित किया। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो प्रभाव है वो हिंदी साहित्य पर किस प्रकार से पड़ा, ये हम तुलनात्मक शोध के लिए अध्ययन कर सकते हैं। फिर समानांतर अध्ययन किया जाता है, यानी बिना किसी प्रत्यक्ष प्रभाव के दो साहित्यकारों में समान प्रवृत्तियों की खोज की जाती है। हिंदी और उर्दू कविता में एक साथ उभरी प्रगतिशील चेतना इसका उदाहरण है। फिर ग्रहण और अनुकूलन, हमने किस भाषा से किस भाषा में क्या ग्रहण किया, एक साहित्य ने दूसरे साहित्य से क्या लिया, उसे अपनी परंपरा में क्या जोड़ा, इन सभी का अध्ययन ग्रहण और अनुकूलन के माध्यम से करते हैं। तुलनात्मक पद्धति का अगर हिंदी शोध में उपयोगिता की बात करें तो हिंदी भक्ति काव्य और दक्षिण भारत के जो भक्ति आंदोलन है, इन सभी की तुलना हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। हिंदी और उर्दू गजल की काव्य परंपरा की तुलना कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी कविता और यूरोपीय कविता की, इन दोनों में जो गुण है, अस्तित्ववाद आदि की तुलना कर सकते हैं। फिर भाषा को लेकर जो मान्यताएं हैं उसकी तुलना कर सकते हैं कि जन सामान्य की भाषा होनी चाहिए या फिर विशिष्ट भाषा का प्रयोग। तो इन सभी अलग अलग स्तरों पर हम अलग अलग तुलना के माध्यम से नए शोध कर सकते हैं और नए निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। फिर इसके बाद पांचवा हमारा है यूनिट 2 का सबसे अंतिम टॉपिक, पाठालोचन यानी टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। पाठ की आलोचना यानी पाठालोचन। पाठालोचन शोध की वह विशेष पद्धति है जिसमें किसी प्राचीन या मध्यकालीन ग्रंथ का शुद्ध और प्रामाणिक पाठ तैयार किया जाता है। इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि प्राचीन ग्रंथ की समस्या क्या है। जब कोई ग्रंथ हस्तलिखित पांडुलिपियों के रूप में सदियों तक चला आ रहा हो तो उसमें अनेक प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। नकल करने वाले लिपिकार जो होते हैं वो वर्तनी की गलती कर देते हैं। जानबूझकर या अनजाने में पाठ में परिवर्तन किया जाता है किसी राजनीतिक लाभ के लिए या फिर किसी कारणों से। फिर पांडुलिपि का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। एक ही ग्रंथ की अलग अलग प्रतियां उपलब्ध हो जाती है, अलग अलग पाठ हो जाता है। क्योंकि वाक परंपरा से बहुत सारी ग्रंथ हुए होते हैं तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पाठ्यलोचन में शोधार्थी इन सभी पांडुलिपियों की तुलना करके यह निर्धारित करता है कि लेखक ने मूल में क्या लिखा होगा। पाठालोचन की आवश्यकता को देखें तो हिंदी साहित्य के संदर्भ में यह पद्धति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि की रचनाएं शताब्दियों तक मौखिक और हस्तलिखित परंपरा से चलती रही हैं। इनमें अनेक पाठ भेद उत्पन्न हो गए। जैसे कबीर के दोहे के अनेक अनेक भिन्न पाठ मिलते हैं। चूँकि ये मौखिक परंपरा वाक परंपरा का हिस्सा था तो लोग जब याद करते थे तो उसमें अपनी बोली का प्रभाव उस पे आ जाता था, अलग अलग बोलियों में उसका प्रभाव आता था। तो जो बाद में जो लिखा गया तो अलग अलग जगह से जब उसे एकत्रित किया गया तो इसमें अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। बिना शुद्ध पाठ के किसी रचना का सही अर्थ नहीं निकाला जा सकता। पाठालोचन की प्रक्रिया को देखें तो पांडुलिपियों का संकलन पहले किया जाता है, यानी जो प्राथमिक स्रोत है, जो मूल टेक्स्ट है, उसका पहले संकलन किया जाता है। सबसे पहले शोधार्थी उस ग्रंथ की सभी उपलब्ध पांडुलिपि एकत्र करते हैं। ये देश के विभिन्न पुस्तकालयों, संग्रहालयों और निजी संग्रहों में बिखरी हुई होती है, जहाँ से इसे संग्रहित किया जाता है। फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है। एकत्रित स्रोतों को उनकी विशेषताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है, जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती हो सकती है। वे एक परिवार से बनती हैं।
जो एक परिवार की होंगी उसमें समरूपता दिखाई देगा तो उसे एक परिवार के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। फिर पाठ भेदों की सूची बनाई जाएगी। उसके बाद सभी पांडुलिपियां जो है उनको एक एक पंक्ति की तुलना की जाएगी और जहां भेद मिलते हैं उन्हें नोट किया जा सकता है। फिर प्राचीनतम पांडुलिपि की पहचान की जाएगी कि जो सबसे पुरानी है वह सामान्यतः अधिक प्रामाणिक मानी जाएगी क्योंकि उसमें परिवर्तन होने का समय कम मिलता है। फिर शुद्ध पाठ का निर्धारण किया जाएगा। सभी पाठ भेदों का विश्लेषण करके तर्क के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि मूल लेखक ने क्या लिखा होगा। पाठ भेदों को परिशिष्ट में देना होता है। शुद्ध पाठ के साथ साथ सभी पांडुलिपियों में मिले पाठ भेदों को परिशिष्ट में दिया जाता है ताकि पाठक स्वयं भी तुलना कर सकें। पाठ्यलोचन में आने वाली कठिनाइयों को देखें तो पांडुलिपियां दुर्लभ होती हैं। अनेक पांडुलिपियां नष्ट हो गई होती है, कुछ बिखरी पड़ी होती है। उन्हें ढूंढना बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। फिर लिपि ज्ञान न होने के कारण पुरानी पांडुलिपियों को नहीं पढ़ा जा सकता है, जिस कारण शोधार्थी उन लिपियों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते और उनमें जो अभिव्यक्ति है उसे नहीं जान पाते। फिर मौखिक परंपरा का भी हस्तक्षेप रहा है। हिंदी की भक्ति काव्य परंपरा में रचनाएं पहले मौखिक रूप में प्रचलित थी, फिर लिखी हुई रूप में आई। मौखिक परंपरा में परिवर्तन इतने अधिक होते हैं कि मूल पाठ निर्धारित करना बेहद कठिन होता है। व्यक्तिनिष्ठता का भी खतरा रहता है। पाठ आधारित निर्धारित करते समय शोधार्थी की व्यक्तिगत समझ और पूर्वाग्रह प्रभाव डाल सकते हैं। हिंदी शोध में पाठालोचन के प्रमुख उदाहरण देखें तो कबीर ग्रंथावली का पाठालोचन कबीर की रचनाओं के इतने पाठ भेद है कि यह अत्यंत जटिल कार्य है। सूरसागर का पाठालोचन, रामचरितमानस की विभिन्न पांडुलिपियों का तुलनात्मक अध्ययन आदि इसके उदाहरण हैं। पाठालोचन और संपादन में अंतर को देखें तो यह भ्रम अक्सर होता है कि पाठालोचन और संपादन एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में इस प्रकार से अंतर है। जैसे पाठालोचन मूल पाठ पर आधारित होता है, संपादन तैयार पाठ को प्रकाशन योग्य बनाने के लिए किया जाता है। पांडुलिपियों की तुलना की जाती है पाठालोचन में, बल्कि संपादन में भाषा और व्याकरण का परिष्कार देखा जाता है। शोध केंद्रित कार्य होता है पाठालोचन, जबकि संपादन संपादकीय कार्य होता है। पाठालोचन अत्यंत विशेषज्ञता आवश्यक होता है इसमें पाठालोचन में, जबकि संपादन में सामान्य भाषिक दक्षता पर्याप्त है इसके लिए। इस प्रकार से पांचों पद्धतियां थीं, जिसमें भाषा वैज्ञानिक पद्धति भाषा की इकाइयों का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। समाज शास्त्रीय पद्धति साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध का अध्ययन करती है। फिर मनोवैज्ञानिक पद्धति है लेखक और पात्रों के मानसिक विश्लेषण का ये अध्ययन करती है। तुलनात्मक पद्धति है जो दो या अधिक साहित्यकारों, रचनाओं आदि का तुलना के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है। पाठालोचन है जिसमें प्राचीन ग्रंथों का शुद्ध पाठ निर्धारित किया जाता है। ये पांचों पद्धतियां एक दूसरे से अलग नहीं है। एक अच्छा शोधार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार इनका मिश्रित प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए कबीर पर अगर शोध करते समय भाषा वैज्ञानिक पद्धति से उनकी भाषा का विश्लेषण, समाज शास्त्रीय पद्धति से उनकी सामाजिक संदेश का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक पद्धति से उनके रहस्यवादी चेतना का विश्लेषण, तुलनात्मक पद्धति से उनकी तुलना और अन्य संत कवियों से उनके तुलना की जा सकती है, और पाठालोचन पद्धति से उनके शुद्ध पाठ का निर्धारण सभी एक साथ किया जा सकता है। तो इस प्रकार अलग अलग 5 पद्धतियां हमारे पाठ्यक्रम में थी जिसे मैंने आपको बताया। इन पांचों पद्धतियों को उपयोग करके शोध को सार्थक और अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये यूनिट 2 की वीडियो थी। आगे की वीडियो आए या ना आए सारी PDF टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कोशिश रहेगी आगे की वीडियो भी जल्दी ही आपको मिल जाए।